हेलो दोस्तों। तो तुम्हारा नया सेशन शुरू हो गया है यार, है ना। सेशन 2024 और 25। तो इस साल कई सारे नए चेंजेस हैं, कई सारी नई चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद कंफर्मेशन आएगी। तो वैसे वैसे मैं कन्वे करता रहूँगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि तुम नया सेशन स्टार्ट करते समय क्या क्या रोड मैप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये सेशन इसके लिए कि जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, अब तुम्हारी कोई सी भी क्लास है, ठीक है, चाहे 10th है, चाहे 12th है, चाहे 9th है, चाहे 11th है, तो तुम्हें नए सेशन स्टार्ट करते समय क्या क्या रोड मैप यूज़ करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना। जैसे तुम्हारा जो क्लास है, अगर तुम्हारा बोर्ड्स है तो और अच्छी बात है, ठीक है। या फिर बोर्ड्स के लिए अगले साल तुम्हारी तैयारी होगी, तो उसके लिए तुम क्या क्या तरीके यूज़ कर सकते हो, क्या क्या रोड मैप यूज़ कर सकते हो जिससे तुम्हारी तैयारी बिल्कुल टॉप नॉच रहे, है ना। तो मैं तुम्हें कुछ तरीके समझाऊंगा, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट जो मैं यू फॉलो करता था, या फिर ऐसा स्टूडेंट आपको फॉलो करने चाहिए जिससे कि क्या हो, तुम्हारी तैयारी एकदम बढ़िया हो, ठीक है। और कोई भी एंड टाइम पे स्ट्रेस ना हो कि आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ। एंड टाइम पे क्या होता है कि भैया 2 महीनों में सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, भैया 15 दिनों में कैसे पढ़े भैया, या फिर इंपॉर्टेंट बता दो। तो देखो इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अब क्या होता है, अब सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स बनते हैं और कई सारे एग्जाम्स मल्टीपल शेड्यूल्स में होते हैं। तो इसलिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो सब कुछ नॉर्मलाइज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। वो पता लगे कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता था, ठीक है। तो अभी के लिए लेकिन तुम आगे कोई एंट्रेंस दोगे, चाहे 10th वाले एंट्रेंस दे कोई, चाहे 12th वाले कोई 12th वाले को, तो बहुत सारे एंट्रेंस होने वाले हैं। तो तुम्हारे को अभी से लेकर क्या तैयारी करनी चाहिए, तो मैं तुम्हें वो समझाऊँगा, ठीक है। तो क्या क्या रोड मैप होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए, तक जिससे कि तुम 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसको तुम एकदम एक्सेल कर सको। समझ में आया। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, स्केड्यूल। सबसे बढ़िया स्केड्यूल होना चाहिए तुम्हारा, है ना। जितना अच्छा स्केड्यूल होगा उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी। स्केड्यूल अच्छा होने का मतलब क्या है, तो देखो यार, तुम्हें पूरा तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा तुम्हारे स्कूल की टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तुम्हारी कोचिंग की टाइमिंग के अकॉर्डिंग, कि भाई मेरे पास क्या टाइम मिल रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल, पहली चीज़ तो ये कि तुम्हारा जो भी टाइम, ट्यूशन का टाइम, जो मतलब जो कोचिंग का टाइम जो शेड्यूल कर रहे हो ना, उसको कोशिश करो कि कम से कम चेंज हो। और अगर कोई टीचर चेंज कर रहा है तो उनको बोलो कि सर मेरे को वही टाइम चाहिए। अगर वो अवेलेबल है तो बेस्ट है, नहीं है तो फिर तो तुम्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम उसमें एडजस्टमेंट भी करते रहो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम स्कूल जाते हो मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग से जब स्कूल से आ जाते हो, किसी बच्चे की आदत होती है अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करने की, ऐसे बहुत कम बच्चे हैं लेकिन, ठीक है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करने की आदत है, तो उसी हिसाब से शेड्यूल करो कि अगर तुम मॉर्निंग में पढ़ाई करते हो, फिर स्कूल के लिए तैयार होते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से आके ट्यूशन है वगैरह वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्कूल है ना, 2 बजे मान लो तुम फ्री होते हो, ठीक है, या फिर मान लो तुम 3 बजे तक स्कूल से घर पहुँचते हो। तो ये डिज़ाइन करो कि तुम्हारा ट्यूशन अब कितने बजे है। अगर मान लो 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करो कि भाई मेरे को 4 बजे तक क्या क्या करना है। 3 बजे अगर मैं स्कूल से आ रही हूँ, तो मुझे 4 बजे तक क्या करना है, खाना खाना है, रेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद स्कूल ट्यूशन की टाइमिंग है। ट्यूशन से मान लो अगर तुम 6 बजे भी फ्री हो रहे हो, 6:30 तक भी तुम घर पर आ रहे हो, तो उसके बाद क्या तरीका है। अब ट्यूशन से आने का सीधा पढ़ाई तो करोगे नहीं, तो थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ा कुछ खा लिया, ये कर लिया, एनर्जी बूस्टअप कर ली, उसके बाद पढ़ने बैठ रहे हैं, फिर उसके बाद डिनर कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या पढ़ाई करनी है वगैरह वगैरह, कब मोबाइल चलाना है, कब ये करना है। मोबाइल का यूसेज देखो, इस पूरे में ना मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये ना बोलूँ कि मोबाइल का यूज़ कम से कम करो, है ना। क्योंकि ये अंडरस्टूड है यार कि मोबाइल का कम से कम जितना यूज़ होगा, अपने आप ही सारी चीज़ें फॉलो अप होने लगी, सारा शेड्यूल फॉलो होने लगेगा, ठीक है। प्लीज़ ये मत करना कि 7 बजे से 8 बजे तक मुझे ये करना है, 8 से 9 मुझे ये करना है, क्योंकि ऐसा तुमने कई बार शेड्यूल बनाया, कई बार गेट के पीछे चिपकाया और उसको आज के तक कभी मुड़ के नहीं देखा, है कि नहीं। कब मुड़ के देखा उसको, जब अगली बार नया शेड्यूल चिपकाने गए कि भैया आज तो अब ये खत्म हो गया, अब तो मैं नया शेड्यूल बनाऊंगा, ठीक है। एकदम टाइट शेड्यूल बनाओ, लेकिन वो फ्लेक्सिबल रखो कि भाई अगर मुझे कुछ काम पड़ जाए तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लूँगा, या फिर ये काम पड़ जाए तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लूँगा। तो सबसे पहला है कि एक ऐसा शेड्यूल बनाओ कि भाई जो फिक्स भी होना चाहिए और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल फिक्स किस बात में, कि मेरे को फॉलो करना ही करना है, रियलिस्टिक गोल्स, ठीक है। अभी हम गोल्स पे आएंगे, लेकिन रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर कुछ काम पड़ जाए तो तुम उसके अकॉर्डिंग अरेंज भी कर सकते हो अपनी चीज़ों को, ठीक है। कहीं जाना है, कुछ काम पड़ गया वगैरह वगैरह, तो एकदम स्केड्यूल तुम्हारा क्या होना चाहिए, एकदम टॉप नॉच स्केड्यूल होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ उसके बाद होता है, अब जब तुम पढ़ाई करने आओगे तो तुम्हें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, तुम्हारे चीज़ें चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइज़ करो अपनी चीज़ों को, ऑर्गेनाइज नोट्स, ठीक है, या फिर स्टडी मटेरियल, जो भी तुम्हें स्टडी मटेरियल चाहिए ना यार, उसको ऑर्गेनाइज़ करो।
स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, तो देखो यार, देखो हमारे जैसे हमारे पास है ट्यूशन में, हमारे पास अपनी बुक है ना, तो वो बुक हो गई, या फिर तुम्हें कोई अगर बुक नहीं है किसी सब्जेक्ट की तो तुम उसको अरेंज करो। पहली चीज़ तो पाइल अप मत करो। ये आधे से ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं, बुक उनको अलग अलग बुक्स चाहिए होती हैं, वो किसी की नोट्स अच्छे लगे तो उसकी फोटो कॉपी करा ली, हाथ से लिखने में लगे, पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग में ये काम कर लो, ठीक है, अपनी बुक्स अरेंज कर लो कि मुझे इससे पढ़ना है। एक बुक पढ़ो लेकिन पूरी पढ़ो, 10 बुक पढ़ोगे 20 बुक पढ़ोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पहले अपने नोट्स, स्टडी मटेरियल, कॉपी, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल एकदम ऑर्गेनाइज कर लो कि पूरे साल मुझे इसको ख़त्म करना है, ठीक है। टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे कि भाई ये टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है, इसके लिए तैयारी करो, या फिर ये बुक है, ये पढ़ाई करो, इससे पढ़ाई करो, वो सब हम बताते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए एनसीईआरटी जिस सब्जेक्ट में लगती है, एनसीईआरटी और ट्यूशन में जो बुक लग रही है वो बहुत है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सबसे पहला गोल क्या है तुम्हारा? सबसे पहले शेड्यूल सेट करने के बाद अपने स्टडी मटेरियल को सेटअप करो कि मुझे इससे पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी यूज़ करते हो तुम तो एनसीईआरटी, स्कूल वाले कोई अलग से बुक लगवा रहे तो स्कूल की बुक वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब तक ये चीज़ें सेटअप नहीं होंगी तब तक दिक्कत करेगी वो चीज़ें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। फिर उसके बाद आती है रियलिस्टिक गोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। थर्ड क्या है? सेट रियलिस्टिक गोल्स। जब तक आप रियलिस्टिक गोल्स नहीं लगाओगे तब तक दिक्कत होगी यार। मान लो फॉर एग्जांपल तुमने वो सोचा कि आज तो भाई 7 बजे मैं बैठूंगा पढ़ाई करने और 9 बजे तक मैं पूरी फिजिक्स का अगला चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं आज ये पढ़ रहा हूँ, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो ये खत्म कर दूँगा, हिंदी पढ़ रहा हूँ तो ये खत्म कर दूँगा। ऐसा नहीं होता। क्लियर? रियलिस्टिक गोल बनाओ। ये नहीं है कि अपने कैलिबर से ऊपर जाना है, कैलिबर को धीरे धीरे पुश करेंगे, ठीक। तो पहले मार्क करो कि भाई आज मैं इतना कर सकता हूँ कल, या फिर ये मार्क करो कि कल मैंने इतना करा था, आज मैं इतना कर सकता हूँ कि नहीं, आज मैं इतना कर सकती हूँ कि नहीं, ठीक है। तो रियलिस्टिक गोल सेट करो, क्योंकि अनरियलिस्टिक गोल सेट करोगे तो वो होंगे तो नहीं, उल्टा वो कॉन्फिडेंस भी डाउन करेंगे, ठीक है। इससे बढ़िया क्या है, अपने रियलिस्टिक गोल्स सेट करो, जिससे क्या होगा, तुम्हें पता रहेगा कि भाई मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर? और कितने टाइम इंटरवल में करना है। पक्का क्लियर है? देखो फोकस बढ़ाने के लिए ना कई सारी तरीके होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो फोकस बढ़ाने के लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, और डिस्ट्रैक्शन क्या है वो तुम्हें पता है, ठीक है। लेकिन कई सारी ऐप्स भी आती है, ठीक है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल तुम लगता है तुम पढ़ाई करते समय बार बार यूज़ करते हो, ठीक है। तो जैसे एक ऐप है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, एक ऐप है फॉरेस्ट, ठीक है। मैं बहुत यूज़ करता था इसको यार, ठीक है। अभी भी मुझे अगर फोकस करना होता है, मुझे कोई नोट्स बनाने, कुछ करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, तो मैं यही यूज़ करता हूँ, ठीक। तो फॉरेस्ट ऐप क्या करती है, तो तुम उसमें टाइमर शेड्यूल कर दो कि भाई मैं 1 घंटे बाद अब मोबाइल उठाऊंगा, तब तक वो क्या करेगा, कॉल उठा सकते हो आप, कोई उसके अंदर कोई कॉल आएगी तो। उसके अलावा अगर आप फ़ोन अनलॉक करोगे या कुछ भी करोगे ना, तो वो जो फॉरेस्ट के अंदर एक प्लांट ग्रो करता रहता है, ठीक है, वो मर जाएगा बीच में, तो तुम्हारे को लगेगा कि यार एक प्लांट मार दिया। समझ रहे हो? तो प्लांट जितना मर रहेगा उतना ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अगर तुमने पूरे 1 घंटे पढ़ाई कर ली तो तुम्हारा धीरे धीरे एक फॉरेस्ट बिल्ड होता जाएगा, उसमें एक पेड़ उगेगा, अगले दिन पढ़ाई करोगे 1 घंटा तो एक पेड़ और उगेगा, 2 घंटे का गोल सेट करो तो बड़ा पेड़ उगेगा, आधे घंटे का गोल सेट करो तो छोटा पेड़ होगा, बहुत अच्छी होगा, ठीक है। उसको यूज़ करो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे रियलिस्टिक गोल सेट होंगे और तुम्हें पता रहेगा कि भाई मुझे 2 घंटे में ये चीज़ खत्म करनी है। इतना मत करो कि 2 घंटे में मैं 4 सब्जेक्ट कर दूंगा, हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो? मतलब हो नहीं सकते का मतलब ये है कि सही से नहीं हो पाएंगे, जिसकी जो सच में ज़रूरत है वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तो उसका फ़ायदा भी नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। उसके बाद मान लो तुम ट्यूशन से गए, ठीक है। तो ट्यूशन के बाद क्या करना है, जो मान लो फॉर एग्जांपल जैसे तुम ट्यूशन से जा रहे हो तो आफ्टर क्लास तुम्हें क्या करना है, ठीक है, सॉर्ट आउट करो, सॉर्ट आउट आफ्टर क्लास शेड्यूल। अभी आफ्टर क्लास शेड्यूल क्या है, देखो पूरा शेड्यूल तो तुमने सेट कर लिया था कि मॉर्निंग से मुझे ये करना है, मेरे को इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ाई करनी है, तो वो क्या है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है। एक बात याद रखना, जो शेड्यूल है दिन का वो 1 दिन पहले बनता है, ठीक है। ये नहीं है कि आज तुम्हारा एग्जाम, आज तुम्हारा तुमने सोचा है कि आज मुझे ये सेटअप करना है तो मैं 1 दिन पहले करूँगा। पक्का क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि भाई 1 दिन पहले प्लान करना पड़ेगा कि कल मेरा शेड्यूल है तो आज मुझे क्या क्या मतलब क्या प्लान करूँ कि मैं कल सही से डिसाइन कर सकूँ, सही से मार्क कर सकूँ कि कल मुझे इतने बजे ये करना है और कल ये चैप्टर खत्म करना है। ये मार्क करो कि इतने घंटे में ये करना है, इतने घंटे में ये करना है। ये मार्क करो कि कल मुझे इतने टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। एक नोट पैड लो, उसको लिखो कि कल मुझे ये चीज़ें खत्म करनी है, और नहीं खत्म करूँगा तो क्या उसका वो है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल नहीं चलाऊंगा या फिर ये करूँगा या फिर ये करूँगा, मतलब एक रियलिस्टिक गोल सेट करने के बाद ये मार्क करो कि क्या करना है। लेकिन ये दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, शेड्यूल आफ्टर क्लास शेड्यूल, क्योंकि यार देखो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसी के अंदर क्या है कि बहुत सारे बच्चे आ रहे होते हैं, तो बच्चे जब घर पर जाते हैं ना तो आधे ज़्यादा रोड पर घूम रहे होते हैं। समझ रहे हो? तो उसका मतलब क्या है कि भाई आप अगर ऑफलाइन क्लास आ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आफ्टर क्लास मुझे कितनी जल्दी घर पहुंचना है और घर पे जाके क्या करना है। आप घर पे जाके रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप जब घूमोगे फालतू का, काम से घूम रहे हो तो अलग बात है, फालतू का घूमोगे तो उससे बढ़िया आप रेस्ट कर लोगे, आपकी बॉडी को आराम मिलेगा।
समझ रहे हो। घर पे जाओ, उसके बाद रेस्ट करने का जब आप उठोगे, जब पढ़ाई करने पावर नैप लेने के बाद उठोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी कि अच्छा मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। आफ्टर क्लास शेड्यूल बहुत करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने मार्क नहीं कर रखा ना तो आपका दोस्त भी बोलेगा ना कि चला मोमोज खाने चलते हैं, तुम कहोगे चलो ठीक है, क्योंकि तुम्हारा आफ्टर शेड्यूल कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई अब घर जाऊंगा, आराम से सोऊंगा, खाना वाना खाऊंगा। लेकिन अगर तुमने पहले से सेट किया हुआ है कि घर पे जाके मुझे एक्जैक्टली ये करना है, तो आपको एक्जैक्टली पता होगा कि भाई मेरी क्लास इतने बजे खत्म होती है और इतने बजे मुझे घर पहुँच के ये काम करना है। समझ रहे हो, ठीक है। चाहे उसमें यही लिख दो कि भाई मुझे घर पे जाके रेस्ट करना है, ठीक है, लेकिन लिखो उसको। तो सॉर्ट आउट करो कि आफ्टर क्लास के आप क्या करने वाले हो। आफ्टर क्लास शेड्यूल को वो नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आप इस सिलेबस पे आते हैं, तो अब तुमने सारा जो सिलेबस है वो सब मार्क कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, अब अगली चीज़ करनी है तुम्हें कि भाई तुम्हें सबसे पहले पैटर्न चेक करना है। जो भी एग्ज़ाम तुम्हारा है, सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए पैटर्न सेटअप करो, ठीक है, पैटर्न मार्क करो, ठीक है, पैटर्न को स्टडी करो और अपने पास रखो, पेस्ट कर लो वॉल पर, ठीक है, पेस्ट ऑन वॉल, या फिर अपने कॉपी में रखो उसको, जिससे क्या हो आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप पढ़ाई क्या कर रहे हो और पढ़ाई क्या करनी है। मतलब कहने का ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि भाई मेरे को साइंस का एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, तो साइंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बायोलॉजी की तैयारी करनी है, बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आते हैं, इस सब्जेक्ट में इतने आते हैं, इस सब्जेक्ट में, सब कुछ मार्क करो, ठीक है, जिससे तुम्हें क्या पता रहे कि भाई इतने इसमें एमसीक्यू आने वाले हैं, तो मैं इतने ही एमसीक्यू की तैयारी करूँगा और एमसीक्यू की इस तरीके से तैयारी करूँगा। क्लियर है बात। हमने जितना भी देखा, मेरे पास जितना भी डेटा है अभी तक, मैं आज तक देखा है कि कभी भी एमसीक्यूज़ में फुल आउट ऑफ फुल आते ही नहीं है। इसीलिए मैंने ऑफलाइन क्लास में भी अनाउंस करा था कि इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन जो टेस्ट लेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड भी लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन तो हम लेते ही हैं, लेकिन ऑफलाइन भी हम एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। क्यों? ताकि आपकी एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा एक्यूरेसी रहे। लेकिन पूरा पैटर्न तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 नंबर के क्वेश्चन में, अब इससे फायदा क्या होगा, जब 2 नंबर का क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे ना, घर में भी प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हें पता रहेगा कि 2 नंबर में इतना लिखना है, 3 नंबर के क्वेश्चन में इतना लिखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन में जब तुम्हें आता है तो तुम 2 नंबर के क्वेश्चन में 5-6 लाइनें भर के आ जाते हो। फायदा क्या है, मिलने तो 2 ही नंबर है, और जब नहीं समझ में आता तो उसमें 1 लाइन भी नहीं लिखते हो, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आएगा कि इतने मार्क्स में इतना करना है और इतने मार्क्स में, तो पैटर्न तुम्हें जब पता होगा। दूसरा, कोई एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो आप, मान लो फॉर एग्जांपल 10th क्लास वाले बच्चे NTSC STSC दे रहे हैं, या फिर किसी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ जैसे SOSC देते हैं बच्चे कई सारे, दूसरे 12th वाले के तो बहुत सारे एग्जाम होंगे, तो तुम्हें एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि CUET है, सबसे बेसिक लगा लेते चलो, तो CUET में इतने एग्जाम, इतना ये इसका पेपर दूंगा तो इसमें इतने क्वेश्चन आएंगे। तो आपके पास अगर पैटर्न होगा तो आप पहले से ही 12th के साथ ही या फिर 10th के साथ ही उसकी तैयारी कर सकोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए आपको पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए आपके एग्जाम का, और एग्जाम के बाद जो आप एग्जाम देने के लिए जो चीज़ें करने वाले उसका। अगर ये सारी चीज़ें पता है तो बहुत हेल्प मिलने वाली है तुम्हें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है, इसी पे लिख रहा हूँ मैं, PYQs मार्क करना यार। PYQs मार्क करो, ठीक है। क्यों? देखो PYQ से 2 हेल्प मिलती है। एक तो PYQ से ये होता है कि तुम्हारे कई सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना एक साथ कवर होते हुए जाते हैं, ठीक है। तुम PYQ देखोगे एक साथ एक चैप्टर के, तो अलग अलग टॉपिक्स में से होंगे, तो तुम्हारे को ये सब याद रहेगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा कवर हो गया, ये टॉपिक मेरा कवर हो गया, ये टॉपिक मेरा कवर हो गया। जो टॉपिक कवर नहीं हो रहा, PYQs को देख के वापस उसको कवर करो। दूसरा, PYQs करने पर क्या होता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक साथ मिल जाते हैं, है ना। और कभी कभी वो क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली कभी कभी क्वेश्चन जैसे एंट्रेंस लेवल पे हो सकता है ऐसा कि कई बार चीज़ें रिपीट हो जाए, लेकिन रिपीट ना होकर बेस तो वही रहता है, ठीक है। उसी चीज़ को थोड़ा सा उसके ऑप्शंस में से कुछ चीज़ें घुमा के बना के दी, ठीक है, क्वेश्चंस को घुमा के लिख दिया, लेकिन चीज़ें लगभग सेम ही रहती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप PYQs पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। PYQs की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगी तुम्हें। अब चाहे तुम एंट्रेंस लेवल पे तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकेंडरी लेवल पे तैयारी कर रहे हो, मतलब CBSE लेवल पे तैयारी कर रहे हो, तो PYQs क्या, PYQs का मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस की इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक जो मैंने पॉइंट बताए ये सारे एकेडमिक थे, है ना, कि एकेडमिक के लिए आपको क्या करना चाहिए। लेकिन यार मैं जो बोलना चाहता हूँ तुम्हें, प्लीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने के लिए अपनी हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखने तो सब कुछ वेस्ट है। समझ रहे हो कि भाई तुम दिन रात लगे हुए हो पढ़ने में, ऐसा मतलब बहुत कम बच्चों के साथ होगा, लेकिन तुम दिन रात लगे हुए हो पढ़ने में, ठीक है। तो पढ़ने में लगे रहोगे तो दिक्कत होगी यार, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 4 दिन तुमने लगकर पढ़ाई करी, अगले दिन तुम बीमार पड़ गए तो 4 दिन वैसे ही वेस्ट हो गए, फिर तुम 4 दिन पीछे हो गए सबसे, ठीक है। तो कम पढ़ाई करो, मतलब लेकिन क्वालिटी वाली पढ़ाई करो, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अगर हेल्थ सही रहेगी ना तो आप जो 1 घंटे में पढ़ रहे हो ना वो भी आपको रिकॉल रहेगा, ठीक है। कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप उसको रिकॉल वैल्यू भी आपकी अच्छी होगी और आप पढ़ भी अच्छे से पाओगे, आपकी बॉडी आपका साथ देगी, है ना। ट्यूशन जा रहे हो, मान लो तबीयत खराब हो गई, फिर मन ही नहीं कर रहा ट्यूशन जाने का, ना पढ़ाई करने का मन कर रहा, तो ट्यूशन भी गया, पढ़ाई सेल्फ स्टडी भी गई।
समझ रहे हो? सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है, पहले ये भी समझ लो। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि भाई आपके स्कूल और ट्यूशन से अलग पढ़ाई। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। ये मत सोचना 8 घंटे में स्कूल पढ़ के आ गया, 2 घंटे में 3 घंटे मैंने ट्यूशन पढ़ लिया तो सेल्फ स्टडी हो गई। सेल्फ स्टडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्यूशन। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। कई सारे बच्चे क्या कहते हैं, एक ही दिन में सारे बैच लेते हैं, है कि नहीं? तो उनके लिए मैं अभी से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ये भी मार्क करो कि अगर आप एक दिन बैच में नहीं आ रहे, मान लो आपके टीटीएस में सारे बैच हो गए, ठीक है, तो MWF आपका खाली है। अगर MWF में हो गया तो TTS खाली है। तो प्लीज़ ये भी मार्क करो कि जिस दिन खाली जा रहा है मेरा, उस दिन में वो क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें चीज़ बता सकता हूँ वो है रिवीजन। सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दो। मान लो फॉर एग्जांपल TTS में तुमने पढ़ाई करी है, ट्यूशन गए हो तुम, तो MWF जो बच रहा है ना उसमें रिवीजन के लिए डालो कि भाई मैंने जो ट्यूशन पढ़ा था उससे रिलेटेड मैं सारा चीज़ें खत्म करूँगा और साथ साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है? तुम्हें मल्टीपल क्वेश्चन मिल रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज है तुम्हारे पास, तो जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो, ठीक है? 10th में मिल ही रहे हैं, 12th में मिलने चालू हो जाएंगे। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जिसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन मिलेंगे 10th और 12th में, ठीक है? 9th और 11th में तुम NCERT भी करोगे तो बहुत है वो, ठीक है? लेकिन तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तुम्हें वैरायटी पता लगेगी। तो रिवीजन इज़ मतलब, मैं कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि भैया मेरे को नीट के लिए तैयारी करनी है तो मेरे को क्या क्या तरीके है, तो सबसे पहला मैं बोलता हूँ भाई पहला तो है डिसिप्लिन, ठीक है? जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको फॉलो करो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। एक डे निकालो, चाहे वो कोई सा भी डे हो सकता है, आपका हॉलीडे हो सकता है या फिर संडे निकाल लो, ठीक है? आप तुम बोलोगे हर रोज़ पढ़ाई करें तो संडे को थोड़ा कम करके सिर्फ रिवीजन के लिए रखो कि भाई पूरे हफ्ते जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो मुझे संडे को रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और सब कुछ लगेगा। हेल्थ वाइज क्या करना है, देखो हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, बाहर का जंक फूड मतलब कम से कम कर दो, वो तुम्हारी बॉडी के लिए वैसे भी सही नहीं है, लेकिन हाँ मन तो करता ही है, सबका करता है। तो वीकली कर दो उसको कि भाई मैं वीक में एक दिन इतने ये खाऊंगा, एक दिन ये खाऊंगा। समझ आ रहा है? तो जितना ज़्यादा चीज़ें हेल्थ पर ध्यान दोगे वो तुम्हें अभी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, अभी तुम छोटे हो। जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ने लगेगी तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ भाई हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ हेल्थ का ध्यान रखो, ब्रेकफास्ट करके जाओ। ये स्टडीज़ है प्रॉपर, तुम जाके देखना ज़रा, गूगल पे डालना आज, ठीक है? प्रॉपर स्टडीज़ है कि जो बच्चा मतलब या फिर जो भी ह्यूमन, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अगर ब्रेकफास्ट नहीं करता तो उसकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, कॉग्निटिव कैपेबिलिटी होती है, वो डाउन होने लग जाती है। समझ रहे हो? तो ब्रेकफास्ट अच्छा और हेल्दी होना चाहिए। क्लियर? शुगर को कम कर दो, शुगर वाली चीज़ें कम करो थोड़ी, ठीक? ताकि ब्रेकफास्ट, लंच, फिर डिनर ऐसे वो डाउन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है? ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा होना चाहिए, लंच थोड़ा ठीक होना चाहिए और डिनर सबसे लाइट होना चाहिए। क्योंकि डिनर में क्या करते हो आप, रात को रेस्ट ही तो करोगे, सोना ही तो है, और वैसे भी जल्दी खाना खाना चाहिए। हम तो लेट खाते और भर के खा लेते हैं डिनर, उल्टा हम सब कुछ उल्टा करते हैं इंडिया वाले, ठीक है? तो ब्रेकफास्ट पे ध्यान दो और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अच्छी चीज़ें खाओ, ठीक है? फ्रूट्स को इंक्लूड करो, ठीक है? इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है? आगे सुनना ज़रा ध्यान से यार। फिर अगली चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ है हेल्थ ही इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके बाद आती है मोटिवेशन। भाई अब तुम बोलोगे इसका मतलब क्या है भैया मोटिवेशन? देखो यार, मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि भाई ये कर दिया, उस बंदे ने ये कर दिया, या फिर ये करो ये करो ये करो, ऐसा कुछ नहीं है मोटिवेशन का सिंपल सा मतलब है आप अपने गोल के लिए टारगेटेड हो, और अगर आपको कोई कुछ एडवाइस दे रहा है या फिर आपको किसी की एडवाइस चाहिए तो आप देखो, वो ढूंढो अपने मेंटोर, ठीक है? एक चीज़ याद रखना, मेंटोर कभी भी ये नहीं होता कि आपकी क्लास का कोई दोस्त होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी एज का जो बंदा होता है ना, आप बड़े हो जाओगे तो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए आपका जो क्लासमेट है ना वो आपकी ही एज का है, तो उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी सेम है, तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही वो सोचेगा। लेकिन आपको कोई एडवाइस लेनी है कि भाई मेरे को ये करना है, या फिर ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ, या फिर मेरे को रिवीजन करने के लिए मैंने ये तरीका सोचा, ये सही है कि नहीं, मेरे को लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा कि नहीं, या फिर मान लो फॉर एग्जांपल कोई इशू चल रहा है कि तुम्हें समझना है कि भाई ये कैसे और ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है? कोई सब्जेक्ट है तो अपने बड़े से डिस्कस करो, कोई 1 साल 2 साल चाहे और बड़ा हो, या फिर तुम्हारा कोई टीचर हो, ठीक है? उससे डिस्कस करो, उनको बोलो कि भाई मुझे ये दिक्कत हो रही है तो मैं ये कैसे टारगेट कर सकता हूँ, या फिर ये मुझे कैसे समझ में आएगी चीज़ें। वो तुम्हें ज़्यादा अच्छा, डिटेल्ड और थोड़ा मैच्योर मतलब तुम्हें रिप्लाई करेंगे, है कि नहीं? तो जितना ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जितने अच्छी एडवाइस लोगे उतना ज़्यादा और मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है? अच्छे लोगों को देखो, अच्छे लोगों से समझो, अच्छे लोगों की वीडियोस देखो, उनको समझ में आएगा तुम्हें कि भाई ये बंदों का रोड मैप क्या है। ये नहीं है दिन भर मोटिवेशन पे लगे रहना है। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने इतने चीज़ें देखी हैं बच्चों की कि उनके, अगर मैं देखूँ ना, अगर किसी दिन यूट्यूब हिस्ट्री देखी जाए मोटिवेशन की, तो बस वो यही रहेगा उनके वीडियोज़ में कि भाई ये हो गया, इतने दिनों में ये इतने नंबर ले आओ, 5 दिनों में पढ़ो इतने नंबर ले आओ, SST इतने दिनों में पढ़ो ये नंबर ले आओ। ये सब बकवास है, ठीक है? 2-3 दिनों मतलब आधे चैनल इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि सिर्फ वो मोटिवेशन दे रहे हैं। तो मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ ये चीज़ कि प्लीज़ मोटिवेशन ना, वो वाली मोटिवेशन की सिर्फ मोटिवेट ही होना है, एक्शन नहीं लेना, वो मत करो। मोटिवेट हो गए, कर लिया, उसके बाद एक्शन पे ध्यान दो। मोटिवेशन के बाद क्या आती है? एक्शन, कि भाई आपने समझा कि भाई पढ़ाई क्यों ज़रूरी है,
ठीक है। फिर अगली वीडियो देख रहे हो आप, पढ़ाई क्यों जरूरी है, फिर अगली वीडियो देख रहे हो पढ़ाई कैसे करें, फिर अगली वीडियो देख रहे हो अच्छे नंबर कैसे लाएं। फ़ायदा क्या है, पता तो लग गया ना पढ़ाई जरूरी है, अच्छे नंबर लाना जरूरी है, और अच्छे नंबर कैसे लाने ये भी पता है कि पढ़ाई करके लाने। तो एक्शन करो भाई, पढ़ाई करो। ये नहीं है कि 10 वीडियो देख ली कि 6 महीने में कैसे पढ़ाई करें, 5 महीने में कैसे पढ़ाई करें, 4 महीने में कैसे पढ़ाई करें। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मोटिवेशन के बाद क्या करो, एक्शन भी फॉलो करो, ठीक है। एक्शन लो कि भाई मुझे क्या करना है, और इसके बाद पॉजिटिव रहो, ठीक है। स्टे पॉजिटिव। ऐसे लोगों से, ये देखो ये बात ना, मैं सेशन जब होता है ना ऑफलाइन क्लासेस में, पिछले कई सालों से बच्चों को मैं समझा रहा हूँ ये, और ऑफलाइन क्लासेस में एंड में जाके बोलता हूँ कि प्लीज़ बेटा मतलब पॉजिटिव रहो। कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी तुम्हें ये बोल रहा है कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता, ठीक है, तो हमेशा क्या बोलो, ठीक है भाई मेरे से नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ऊपर बिलीव रखो कि भाई मेरे को ना ये चीज़ करके दिखानी है। समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई बड़ा गोल मत देखो, एक ना सिंपल सी वो है तरीका है, ठीक है, कि अगर आपको कोई बड़ा टास्क करना है ना, तो उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। मान लो फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है, मान लो फॉर एग्जांपल एक फिजिक्स है, आपको नहीं समझ में आ रही, फिजिक्स का एक चैप्टर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस चैप्टर को क्या करो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको बोला जाता है कि एक एलिफेंट है, आपको उसको समझ मतलब उसको एलिफेंट जैसा काम करना है, तो उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एलिफेंट जैसे टास्क को क्या करोगे, छोटे छोटे टास्क में जब डिवाइड कर दोगे तो आपको पता रहेगा कि भाई एक टॉपिक आज मैं खत्म करूंगा, अगले दिन अगला टॉपिक। ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठ गए, यही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको मतलब सॉर्ट करना है कि चीज़ों को कैसे मैंने पढ़ाई करनी है, ठीक है, और रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। तो एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा ऐसा नहीं हो सकता। रिवीजन हो सकती है जब आपको पहले से आता है, लेकिन अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ के खत्म करना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मान लो एक चैप्टर के अंदर आपने मार्क कर लिया 10 टॉपिक है, 10th और 12th में स्पेशली मैंने दिए भी हैं तुम्हें, है ना, मैंने तुम्हें रे डायग्राम्स दे रखे, सॉरी क्या नाम, माइंड मैप दे रखा है। तो माइंड मैप क्या है, मैं इस वीडियो में भी लिंक कर दूंगा, ठीक है। जैसे अगर 9th और 11th के लिए जैसे बनेंगे मैं वो भी अपडेट कर दूँगा, लेकिन मेरी 10th और 12th को मैं दे चुका हूँ। तो माइंड मैप में क्या है, उसमें बीच में एक टॉप चैप्टर लिखा हुआ, उसमें सारे एरोस के थ्रू समझा रहे कि इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं। तो सारे टॉपिक्स पे नंबर लिखो और मार्क करो कि आज मेरे को ये टॉपिक खत्म करना है, आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है। अगर एक टॉपिक में 10 टॉपिक, एक चैप्टर में 10 टॉपिक हैं, तो भाई आपको 10 दिन लगेंगे। चलो एक दिन का गैप भी लगा लेते हैं तो 20 दिन लगेंगे, लेकिन वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 20 दिन तक आप उससे डरते रहते, अगले 20 दिनों में वो खत्म हो गया। कितना बड़ा अंतर है, समझ में आ रहा है। तो रियलिस्टिक गोल सेट करने के बाद पॉजिटिव रहो कि हाँ मैं कर लूँगा। कोई आपको बोल रहा है कि तेरे बस की नहीं है, तो उसको करके दिखाओ। उसको रिप्लाई मत दो, रिप्लाई करने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो भाई। जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू करा था ना, ठीक है, तब मेरे को बोलते थे बंदे कि यार ट्यूशन पढ़ा रहे, इसके अलावा क्या कर रहा है, इसके अलावा क्या करेगा। तो उसके अलावा मैं कर रहा हूँ बहुत कुछ, मेरी पढ़ाई उनसे ज़्यादा ही अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मैं उतने पढ़ा रहा हूँ, उतने मैंने अर्न कर लिया है, मतलब उतना रिस्पेक्ट अर्न, पैसे तो नहीं, रिस्पेक्ट अर्न कर लिया कि भाई मैं उस लेवल पे हूँ, है ना। हर साल मैं कुछ बच्चे पढ़ा रहा हूँ जो अच्छा कर रहे हैं आगे जाकर, ठीक है, तो अच्छे लेवल पे भी हैं कई सारे, है ना। तो इसीलिए पॉजिटिव रहो, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें एक अलग तरफ है, मतलब एक दूसरी साइड है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको लग रहा है ना कि आप कर लोगे तो बस बात खत्म। मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 11-12 साल हो गए आज, है ना। क्यों, सिंपल सा ये रीज़न है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मज़ा आता था। पढ़ाने में मज़ा नहीं आता सिर्फ पैसे देख के या फिर किसी और चीज़ को देख के आता कि वो अच्छा कर रहा है इसमें तो मैं भी कर लेता हूँ। तो 1 साल पढ़ाता, 2 साल पढ़ाता, 3 साल पढ़ाता, और ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो 1 साल पढ़ाते, 2 साल पढ़ाते, 3 साल पढ़ाते, फिर चले जाते हैं, ठीक है। इतने सालों से मैं सिर्फ इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज़ें करना, समझ रहे हो। तो पॉजिटिव रहो, तभी चीज़ें चेंज होंगी और तभी जाके चीज़ें आएंगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो एक्स्ट्रा हेल्प भी लो, ठीक है। किसी से अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो एक्स्ट्रा हेल्प लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, मतलब मेरे घर में कोई बड़ा भाई नहीं है, बड़ी बहन नहीं है, या फिर कोई भी, या फिर उनको सही से नहीं समझ में आ रही चीज़ें मेरी, तो आप ट्यूशन टीचर से बात करो, स्कूल के टीचर से बात करो, मेरे से बात करो। अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, तो हम धीरे धीरे करेंगे। मैं एंड में पूरा सेशन रखूँगा प्रॉपर, है ना, वो लेकिन बहुत दिनों की बात है। अगर आपको लगता है कि भैया इसमें क्या करा जा सकता है, इसके लिए मेरे को क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए, तो हम बताएंगे तुम्हें, समझ रहे हो। तो अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है तो पूछो, ठीक है, कि भाई मुझे ये दिक्कत हो रही है, भैया मुझे ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। इन सब चीज़ों में ना पढ़ाई क्लास में, क्लासरूम के अकॉर्डिंग मेरे को याद आ गया, क्लास में अगर तुम्हें ध्यान देना तो सबसे याद रखो डाउट्स पूछने का, सबसे पहले अपने दिमाग में चीज़ें बैठाओ, ठीक है। देखो यार, एक पेरेंट आए मेरे पास तो कहते हैं कि आपकी फ़ीस इतनी है और स्कूल में इतनी फ़ीस देने, तो हमारे पास तो कोई बच ही नहीं रहा है ना। तो वो मनी वाइज चीज़ें तो मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मैंने उनको ये भी बोला कि सर स्कूल में आप जाके क्यों नहीं बोलते कि बच्चों को सब पढ़ाई नहीं, मतलब आप बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो, है कि नहीं। मतलब आपको ट्यूशन लगाना पड़ रहा है तो आप इसका स्कूल वाले सही से नहीं पढ़ा रहे। तो मैं तो खुद बोलता हूँ क्लास के अंदर कि भाई स्कूल वाले सही से पढ़ा रहे होते तो हमारे तो पेट पे लात पड़ जाती, हम तो कुछ कमा ही नहीं पाते,
समझ रहे हो? तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई आप ना डाउट पूछने की आदत डालो ट्यूशन्स में। स्कूल में तो आप आधे टीचरों से डरते हो, मैं नहीं चाहता, मतलब ऐसे टीचर आजकल तो होते भी नहीं है, अच्छे टीचर होते हैं आजकल तो, जो बिल्कुल फ्रेंडली नेचर से पढ़ाते हैं आपको, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को इनसे समझ में नहीं आ पा रहा, तो आप दूसरे टीचर को सीख करो। और ट्यूशन आप पढ़ रहे हो, और आप ट्यूशन उसी जगह पे पढ़ो क्योंकि स्कूल तो कंपलसरी है, ट्यूशन तो आपका मर्जी है, जहाँ पे समझ में आ रहा है वहाँ पे पढ़ो। और जब आपको समझ में आने लग गया तो उस टीचर के पीछे पड़ जाओ कि सर मुझे टॉपिक समझाओ। वो कह रहे हैं कि बेटा कल बताऊंगा, ये बताऊंगा, तो एक दिन रुको, 2 दिन रुको, लेकिन उनको बार बार हो रहा है तो बोलो कि सर ये मेरे को टॉपिक बताओ, मेरा एग्जाम है, या फिर ये पढ़ना है, या फिर मुझे पढ़ना है, खत्म बात। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए डाउट्स जब तक नहीं पूछोगे ना, मैंने हर क्लास में, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, हर क्लास में मैंने बोला है पहली क्लास में कि प्लीज़ डाउट्स पूछना चालू करो, क्योंकि जब आप डाउट्स पूछोगे तब हमें समझ में आएगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, और जिस हिसाब से डाउट पूछोगे उससे समझ में आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आधों को लगता है कि शर्म आती है कि यार भैया वो हंसने लग जाते हैं बच्चे, अबे भाई 1 बार हंसेंगे, 2 बार हंसेंगे, 3 बार हंसेंगे, चौथी बारी में बंदे भी बोल देंगे कि अरे यार इसका तो यही काम है, तो अगली बार वो ध्यान भी नहीं देंगे। और अब जब चौथी बार आ जाएगा तब आपका जो बिल्कुल हेजिटेशन वो भी खत्म हो जाएगी, और कभी कभी ये होने लगेगा कि भाई उनको लगेगा कि यार ये बंदा तो बड़े मस्त डाउट पूछता है, और धीरे धीरे ऐसा ही होता है। पहले आपके डाउट हो सकते हैं घटिया है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी आदत बन जाएगी ना, तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि भाई ये मेरे को पूछना है, और धीरे धीरे आपके डाउट्स भी अच्छे होने लगेंगे, और टीचर को भी मजा आएगा कि यार ये बच्चा अच्छे डाउट्स पूछता है। समझ रहे हो? तो हर किसी की रिस्पेक्ट करो, लेकिन साथ साथ में डाउट्स पूछो कि भाई मैं क्यों दे रहे हो फीस। सिंपल सा लॉजिक है, फीस पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हो ट्यूशन में, पढ़ा तो स्कूल वाले भी रहे, लेकिन आपको जो दिक्कत आ रही है वो आपको 1-to-1 टीचर समझाएगा ऑफलाइन। ये ऑफलाइन का फ़ायदा है। ऑनलाइन में तो आप डाल दोगे कमेंट में, रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, पोर्टल डाल दोगे कि ये कर दो, आएगा नहीं आएगा, लेकिन ऑफलाइन में सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है? डायरेक्ट टीचर को आप जानते हो, टीचर आपको डायरेक्ट जानता है, ठीक है। तो डाउट्स पूछने की आदत डालो, परफेक्ट नोट्स बनाओ। अगर आपको डिक्टेट करके लिखवाए जा रहे हैं नोट, जैसे मैं 9th और 11th में लिखवा रहा हूँ, है ना, और अगर नोट्स की बुक मिल रही है तो और अच्छी बात है, बेस्ट बुक्स है, ठीक है। मैं तुम्हें बुक्स भी दिखाता हूँ, बुक्स तो नहीं दिखा सकता, मैं कवर दिखा सकता हूँ अभी मेरे पास कवर ही है, ठीक है। जैसे हमारे पास सैम्पल पेपर की बुक्स है ये रही, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ, ठीक है, कि कोशिश करो कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछ पा रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं समअप करूँ पूरा TLDR निकालूँ मैं, तो उसका सिंपल सा मतलब ये आता है कि प्लीज़ सबसे पहले अपना शेड्यूल को सेटअप करो कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, और शेड्यूल हमेशा 1 दिन पहले होता है, याद रखना। ये नहीं है कि 1 घंटे पहले सोचो कि अगले 1 घंटे में क्या करना है, 1 दिन पहले सोचो कि भाई क्या हो रहा है, मेरे को कल क्या करना है। ऐसे फ़ायदा भी होता है एक, कि जब आप प्लान करोगे ना कल के लिए, और अगर चीज़ें फॉलोअप नहीं होती हैं तो उस दिन जब रात को उसके अगले दिन के लिए प्लान करोगे तो आपको पता रहेगा कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो उसको थोड़ा रियलिस्टिक रखते हैं, है ना। 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 4 दिन नहीं होगा, 5वें दिन से होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा होने लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा एक नई हैबिट बनाने में। और मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सेकेंडरी लेवल पे आ गए हो तो प्लीज़ ट्राई करो कि आप अच्छी हैबिट डेवलप करो। और एक नई हैबिट बनाने में लगभग 21 डेज़ लगते हैं साइंटिफिकली, ठीक है। तो कुछ दिनों के लिए झेलना है, फिर आपकी अपनी आदत ठीक होने लग जाएगी। समझ में आ रहा है? मान लो फॉर एग्जांपल तुम लेट उठते हो और तुम्हें मन है कि भाई मैं जल्दी उठूँ और जल्दी सब कुछ करूँ, तो धीरे धीरे इंप्रूव करो। ऐसा तो नहीं है आप 8 बजे उठते हो और आप एक दिन प्लान बनाओ कि मैं 5 बजे उठना चालू करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। 8 को 7:30 करो, 7:30 को 7 करो, और चाहे 10 मिनट पीछे लेके आओ। 8 बजे को 7:50 करो, 7:40 करो, धीरे धीरे पीछे लेकर आओ। एक दिन कुछ टाइम लगेगा, लेकिन 5 बजे भी उठोगे। 8 बजे सीधा 5 बजे उठोगे, वो 2 दिन ही हो पाएगा। तीसरे दिन फिर दोबारा वो 8 बजे उठना चालू कर दोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए रियलिस्टिक खाने के साथ भी ऐसी है, अच्छा खाने की तरफ जाओगे तो वो जो जंक फूड है ना आपको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, सब कुछ सेटअप होने लगेगा। ठीक है, तो स्केड्यूल अच्छा करो, अपने नोट्स, अपने स्टडी मटेरियल, इन सबको ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, कम से कम मिनिमल रखो उनको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, उनका मिनिमल रखो। जितना मिनिमल होगा उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद उनको अपना पैटर्न सेटअप करो कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, सारी चीज़ें डिज़ाइन करो। ठीक है, कि भाई मेरे को एग्जाम में ये आने वाला है तो मेरे को इस तरीके से पढ़ाई करनी है, एग्जाम में ये आने वाला है तो इस तरीके से इसमें पढ़ाई करनी है। जैसे कई सारे बच्चों के साथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उस पर किस तरीके से सब्जेक्ट में आने वाले, कम क्वेश्चन आने वाले, तो उस पर उसी हिसाब से ध्यान दो। ठीक है, जिसमें दिक्कत हो रही है मैं इसके लिए आगे वीडियोज़ बनाऊंगा कि कोई सब्जेक्ट ईजी लग रहा है तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, और कोई सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए बनाओ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई रिवीजन पे ध्यान दो। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट मिस मत करो, ये क्लास में ही बोला है। ठीक है, पॉजिटिव रहो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ पे ध्यान देना। ठीक है, पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो, और अगर किसी से हेल्प चाहिए तो उसको जाके बोलो। देखो हर कोई हेल्प करना चाहता है, तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे को कोई चीज़ अच्छे से आती है और तुमसे कोई बोले कि यार मुझे ये समझा दे, और अच्छे से तुम्हारे को अप्रोच कर रहा है, वैसे तुम भी अप्रोच करो किसी को, तो अगर तुमको कोई अच्छे से अप्रोच कर रहा है कि यार मुझे इसमें ना दिक्कत हो रही है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, तुमको कितना अच्छा लगेगा कि यार मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। वैसे दूसरे को भी लगता है, लेकिन अप्रोच करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। नहीं कि भाई मेरे को बता दे, मेरे मतलब मेरे को चाहिए, मेरे को बता, ऐसे नहीं होता है।
तरीके से बोलोगे तो हर कोई हेल्प करने के लिए तैयार है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस पूरे कंक्लूजन का मतलब ये है कि प्लीज़ अगर कोई दिक्कत भी है तो भी डालो कि इसके लिए क्या सोल्यूशन है, उसका मैं उसका रिप्लाई करूँगा कमेंट में, वही बात आ गई है ना, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को डायरेक्टली बैठ के बात करनी है तो डायरेक्ट बैठ के बात करो, ठीक है। बाकी ये एक रोड मैप है जो तुम आगे पूरे साल फॉलो अप कर सकते हो, धीरे धीरे हम और इम्प्रूव करते जाएंगे चीज़ें, ठीक है। तो जैसे जैसे होगा चीज़ें वैसे वैसे मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं। बाकी तुम्हारी को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के कभी भी कोई नोट्स चाहिए, ठीक है, या फिर कोई बैकअप वीडियो चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। हिमांशु अवस्थी गूगल करो, सीधा वो वेबसाइट आएगी और वेबसाइट पे लिंक क्लिक करके सीधा स्क्रॉल डाउन करना, ये सबसे टॉप है वेबसाइट का, ठीक है। हिमांशु अवस्थी गूगल करते ही आ जाएगा। सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे 11, 12, 9, 10, 11, 12 सब आ जाएगी। जिस पे क्लिक करोगे वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 10th है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे को सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के लिए तो खैर तुम्हारे पास बुक आई जाएगी, ठीक है। नीचे टेस्ट्स भी हैं कुछ, ठीक है, तो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा पढ़ाई करना, बुक एक कम रखो, प्रैक्टिस के कॉपीज़ ज़्यादा रखो, ठीक है, और टाइम मैनेज करना चालू करो, ठीक है। चलो यार मिलते हैं। बाकी धीरे धीरे हम करते जाएंगे चीज़ें, धीरे धीरे मैनेज करेंगे। बाय बाय।